एशिया में रक्षा मंत्रियों की बैठक। वे सभी चिंतित हैं कि चीन ताइवान पर हमला कर सकता है। चीन ने अपने दावों का विस्तार किया है और अंत तक लड़ने की कसम खाई है। आपका स्वागत है। मैं मैट नीजडा हूँ। क्रिस आज डेंटिस्ट के पास गया है। हर कोई ताइवान का दीवाना है। हमारी चीन बिना सेंसर वाली टीम को आना पसंद है। चीनी सेना अपने खूबसूरत समुद्र तटों का आनंद लेने के लिए इंतजार नहीं कर सकती और पिछले सप्ताहांत 1 दर्जन देशों के रक्षा मंत्री इसके बारे में चुप नहीं हो सके। मैं शांगरी ला डायलॉग की बात कर रहा हूँ, एक ब्रिटिश थिंक टैंक द्वारा रखी गई ज्यादातर वार्षिक बैठक। यह सिंगापुर के शांगरी ला होटल में आयोजित किया जाता है। इसमें रक्षा मंत्री, सैन्य प्रमुख और एशिया में सुरक्षा नीति में शामिल अन्य लोग शामिल होते हैं, जो अब तक का सबसे तीव्र उबाऊ सम्मेलन लगता है। और इस साल हर कोई ताइवान पर युद्ध की तैयारी के बारे में बात कर रहा था। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने 40 मिनट का मुख्य भाषण दिया और उन्होंने 1 से अधिक चीन पर पर्दा स्वाइप किया। ट्वेल्ड स्वाइप राजनयिकों के लिए एक खेल है जहां वे वस्तु का नाम लिए बिना जितना संभव हो सके वस्तु के करीब जाने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के लिए, प्रधानमंत्री किशिदा ने बात की पूर्वी चीन सागर में अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन में यथास्थिति को बदलने का एक तरफा प्रयास, यह कहते हुए कि हमें एक ऐसी इकाई के उद्भव के लिए तैयार रहना चाहिए जो अन्य देशों की शांति और सुरक्षा को रौंदती है, और यूक्रेन आजकल पूर्वी एशिया हो सकता है। अच्छा खेला किशिदा। मुझे यकीन है कि इकाई को पता नहीं है कि आप उनके बारे में बात कर रहे हैं। फिर अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉर्ड ऑस्टिन की बारी थी। उसने बोला, पूर्वी चीन सागर में पीआरसी के मछली पकड़ने के बेड़े का विस्तार अपने पड़ोसियों के साथ तनाव पैदा कर रहा है। दक्षिण चीन सागर में पीआरसी उन्नत हथियारों से लैस मानव निर्मित द्वीपों पर चौकियों का उपयोग कर रहा है, और हम देखते हैं कि बीजिंग भारत के साथ सीमा पर अपनी स्थिति को सख्त करना जारी रखता है। ठीक है, अच्छे अंक, लेकिन आप व्हील स्वाइप खेलकर चूसते हैं। पीआरसी और बीजिंग कहना चीन नहीं कहने के रूप में नहीं गिना जाता है। और निश्चित रूप से इस खेल को खेलते हुए देख रहे चीनी अधिकारियों का एक समूह था, जिन्हें शांगरी ला डायलॉग में भी आमंत्रित किया गया था। इनमें चीनी रक्षा मंत्री और पीएलए जनरल वेई फेंघे शामिल हैं, जो व्हील स्वाइप भी खेल सकते हैं। अपने भाषण में उन्होंने कहा, कुछ बड़ी शक्ति ने नेविगेशन की स्वतंत्रता के बहाने लंबे समय से नेविगेशन आधिपत्य का अभ्यास किया है। अगर कोई ताइवान को चीन से अलग करने की हिम्मत करता है, तो हम लड़ने से नहीं हिचकिचाएंगे, और अगर आप टकराव चाहते हैं तो हम अंत तक लड़ेंगे। अब इस तरह आप व्हील स्वाइप खेलते हैं। अच्छा काम, वी। बुरी खबर यह है कि ताइवान को लेकर टकराव की संभावना है, क्योंकि एक इकाई विशेष रूप से ने अभी दांव लगाया है। मैं ब्रेक के बाद समझाऊंगा। 2022 शांगरी ला डायलॉग में आपका स्वागत है। यहां अब तक का सबसे उबाऊ सम्मेलन हुआ। आपके पास चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, फिलीपींस, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड सहित पूरे एशिया के रक्षा अधिकारी थे, लेकिन ताइवान नहीं। भले ही ताइवान निश्चित रूप से एजेंडे में था, यह आपकी अपनी पार्टी में आमंत्रित नहीं होने जैसा है। यह अंतिम संस्कार। और चीन के प्रतिनिधि रक्षा मंत्री वेई फेंघे के पास पार्टी में पीने के लिए कुछ ज्यादा ही हो सकता है। वो अजीब झूठ बोलने लगा, जैसे पीआरसी की स्थापना के बाद से पिछले 70 वर्षों में चीन ने कभी युद्ध या संघर्ष को उकसाया नहीं है, न ही उसने कभी किसी अन्य देश पर आक्रमण किया है या दूसरों से 1 इंच भूमि नहीं ली है। हाँ, सिवाय जब उन्होंने 1950 में तिब्बत पर आक्रमण किया, या उस समय 2020 में जब उन्होंने भारत से जमीन लेने की कोशिश की। और मुझे लगता है कि दक्षिण चीन सागर में विवादित जल का अधिग्रहण भूमि पर कब्जा करने के रूप में नहीं गिना जाता है। पर चलते हैं। वेई ने यह भी कहा, चीन कभी भी आधिपत्य की तलाश नहीं करेगा या सैन्य विस्तार या हथियारों की दौड़ में शामिल नहीं होगा। सही, सिवाय इसके कि कैसे चीन की सेना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से सबसे अधिक महत्वाकांक्षाओं के निर्माण में लगी हुई है। लेकिन मेरा पसंदीदा हिस्सा वो है जब उन्होंने कहा, मानव सभ्यता की व्यवस्था कानून के शासन पर आधारित होनी चाहिए, नहीं तो जंगल का कानून चलेगा। हाँ, जंगल का कानून। उस समय की तरह अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण ने दक्षिण चीन सागर में बीजिंग के दावों के खिलाफ फैसला सुनाया, और फिर बीजिंग ने कानून के शासन को खारिज कर दिया, क्योंकि वह जंगल का कानून था। वेई फेंघे का झूठ प्रफुल्लित करने वाला हो सकता है, लेकिन वे मजाकिया नहीं हैं,
क्योंकि वे संकेत करते हैं कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का सच बोलने या उसके किसी भी समझौते का सम्मान करने या कानून के शासन का सम्मान करने का कोई इरादा नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून सहित, जिसे चीन ने 1996 में अनुसमर्थित किया था, एक चीज जो कानून करता है वो यह है कि यह देशों को अंतर्राष्ट्रीय जल में स्वतंत्र रूप से नौकायन करने की अनुमति देता है। लेकिन यह वो हिस्सा है जो खतरनाक हो रहा है और बहुत जल्द ही संघर्ष का कारण बन सकता है। चीनी सैन्य अधिकारियों ने हाल के महीनों में बार बार जोर देकर कहा है कि ताइवान जलडमरूमध्य अंतर्राष्ट्रीय जल नहीं है। वे अमेरिकी अधिकारियों के साथ निजी बैठकों में ऐसा कर रहे हैं। यह एक बड़ी बात है। नेविगेशन संचालन की स्वतंत्रता के हिस्से के रूप में अमेरिका और उसके सहयोगी अक्सर ताइवान जलडमरूमध्य के माध्यम से नौसेना के जहाजों की यात्रा करते हैं, बस यह सुनिश्चित करने के लिए कि एक पक्ष यथास्थिति को एक तरफा न बदल दे। लेकिन जैसा कि अमेरिकी रक्षा सचिव लॉर्ड ऑस्टिन ने सप्ताहांत में कहा, हमने ताइवान के पास उत्तेजक और अस्थिर सैन्य गतिविधि में लगातार वृद्धि देखी है। इसमें ताइवान के पास हाल के महीनों में रिकॉर्ड संख्या में और लगभग दैनिक आधार पर उड़ान भरने वाले पीएलए विमान शामिल हैं। और जबकि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी हमेशा अमेरिका के नेविगेशन ऑपरेशन की स्वतंत्रता से नफरत करती रही है, अब यह इस दावे को बढ़ा रही है कि ताइवान जलडमरूमध्य कानूनी रूप से अंतर्राष्ट्रीय जल नहीं है। मूल रूप से चीन ने अपनी बाहों को झुलाते हुए एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया और कहा, यदि आप हिट हो जाते हैं तो यह आपकी अपनी गलती है, और अगर अमेरिका केवल ताइवान जलडमरूमध्य के माध्यम से जहाजों को भेजता है, जैसे कि वो दशकों से कर रहा है, चीन अब दावा कर सकता है कि यह युद्ध का कार्य है। हालांकि उम्मीद की किरण है, भविष्य में शांगरी-ला डायलॉग्स और भी दिलचस्प होने वाले हैं। और अब मेरे लिए शो के एक प्रशंसक के एक सवाल का जवाब देने का समय आ गया है। हम इस शो को जारी रखने का कारण YouTube विज्ञापन नहीं है। हमारे राजस्व का अधिकांश हिस्सा दर्शकों के प्रत्यक्ष समर्थन से है जो पैट्रियन या स्थानीय लोगों के माध्यम से योगदान करते हैं। इसलिए फायदे के तौर पर हम अपने कुछ एपिसोड के अंत में समर्थकों के सवालों का जवाब देते हैं। आज का प्रश्न आता है, स्थानीय लोगों पर होंटस एफ, यदि आपको चीन और इंडो पैसिफिक मामलों को संभालने के संबंध में बिडेन प्रशासन को ग्रेड देना होता तो यह क्या होता और क्यों? उन्होंने निश्चित रूप से एयू के यूएस गठबंधन पर कुछ ध्यान दिया है। ऑस्ट्रेलिया को परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी बनाने की क्षमता देना। ट्रंप के साथ ऐसा लग रहा था कि उनके द्वारा कहा गया हर तीसरा शब्द चीन था और उन्होंने व्यापार में उन्हें मारा जहां उन्हें चोट लगी। सीसीपी द्वारा आक्रामकता को रोकने के लिए बिडेन क्या कर सकता था? अच्छा प्रश्न। मैं बिडेन प्रशासन को कैसे ग्रेड देता हूं? इस संदर्भ के लिए मैं क्लिंटन प्रशासन को एफ। क्लिंटन को व्यापार संबंधों को मानवाधिकारों से अलग करके व्यापार संबंधों को सामान्य बनाना चाहता हूं, और जितना संभव हो सके उन्होंने ठीक वैसा ही किया जब सीसीपी ने फालुन गोंग अनुयायियों को श्रमिक शिविरों में भेजना शुरू किया। मैं बुश प्रशासन को एक एफ। जैसे ही 9/11 हुआ, बुश ने आतंकवाद के खिलाफ युद्ध में चीन के साथ काम करने का फैसला किया, और सीसीपी ने शिनजियांग में मुसलमानों को सताने के बहाने के रूप में इसका इस्तेमाल किया। और मैं ओबामा प्रशासन को एक एफ। अपने सभी कथित सिद्धांतों के लिए उन्होंने चीनी लोगों या मानवाधिकारों या चीन में पर्यावरण के लिए कुछ नहीं किया। वे सिर्फ चीन के साथ रणनीतिक सहयोग के बारे में बात करते रहे, जबकि अमेरिकी कॉर्पोरेट मुनाफा बढ़ गया, जबकि उन्होंने अमेरिकी श्रमिकों को निकाल दिया ताकि वे कोयले से संचालित चीनी कारखानों में सस्ते बकवास कर सकें। मैं ट्रंप प्रशासन को बी। महान नहीं, लेकिन बहुत बेहतर। ट्रंप ने खेल को बदल दिया। टैरिफ के साथ चीनी अधिकारियों को मंजूरी दे दी, हुआवेई जैसी चीनी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सीसीपी की विचारधारा विनाशकारी है और अमेरिकी मूल्यों के अनुकूल नहीं है। मुझे लगता है कि ट्रंप को और करना चाहिए था। उन्हें अमेरिका को चीन की पकड़ से अलग करने के लिए और भी बहुत कुछ करना चाहिए था, खासकर मैन्युफैक्चरिंग पर उसकी पकड़ से। तो उस संदर्भ में मैं बिडेन प्रशासन को सी। बिडेन उन बहुत सारी अच्छी नीतियों को आगे बढ़ा रहे हैं, जैसे टैरिफ, और यहां तक चीनी अधिकारियों पर कुछ नए प्रतिबंध भी जोड़ रहे हैं। लेकिन मूल रूप से वह सीसीपी की प्रकृति को नहीं समझते हैं। वो गलती से सोचता है कि अमेरिका जलवायु परिवर्तन और रूसी आक्रमण को रोकने जैसे मुद्दों पर सीसीपी के साथ सहयोग कर सकता है। लेकिन सीसीपी केवल सहयोग करने का दिखावा करेगी, और यही बिडेन प्रशासन को अलग तरीके से करने की जरूरत है। उन्हें यह देखने की जरूरत है कि सीसीपी एक गैंगस्टर शासन है जो हमसे तब तक झूठ बोलता रहेगा जब तक हम उन्हें ऐसा करने देते हैं। उन्हें केवल व्यक्तिगत कार्यों की आलोचना करने की नहीं, बल्कि कम्युनिस्ट पार्टी की प्रकृति की निंदा करने की आवश्यकता है। और उन्हें लालची अमेरिकी कंपनियों पर राज करने की जरूरत है जो अरबों डॉलर के साथ उस शासन को आगे बढ़ा रही हैं।
आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद होंटिस। और आप सभी को धन्यवाद जो शो को स्थानीय लोगों पर चीन बिना सेंसर के भुगतान करने वाले समर्थक के रूप में जारी रखने में मदद करता है। स्थानीय लोगों से जुड़े और आपको शानदार फायदे मिलेंगे, जैसे अन्य चीन बिना सेंसर वाले प्रशंसकों के साथ सीधे बातचीत करने में सक्षम होना और शो में हमसे इस तरह के सवाल पूछकर। लिंक नीचे है। मैं मैट नाजडा हूं। देखने के लिए धन्यवाद।